तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो सोलो स्टार्ट टू लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 443 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे सारे लॉर्ड्स अपनी खुद की प्लानिंग कर रहे थे, वहीं पे ह्यूमन एंसेस्टर्स उनका अलग ही झोल झाल होता है। वो युवान को कमज़ोर बनाना चाहते थे और कहीं ना कहीं जो वो प्लानिंग कर रहे थे वो इस एपिसोड में सक्सीड होते हुए दिखाई देती है। लेकिन देखना ये है कि आगे का क्या होता है, जिसके साथ हमें साउदर्न रिवर टेरिटरी के वॉइड के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 8 लॉर्ड्स अपने मेन कॉम्बैट क्लोन के साथ इंतजार कर रहे होते हैं। उसी की जगह पे एक वास्ट पैलेस होती है जहाँ पे लू फेंग और लॉर्ड जिन एक साथ बैठकर पी रहे होते हैं। उसी के साथ लॉर्ड जिन कहते हैं कि ह्यूमन एंसेस्टर्स सारे दोनों फैक्शन से अपने बंदे को गैदर कर रहे हैं। अब वो बड़े ही मस्त अंदाज से पी रहा होता है, जिसके साथ हमें ये बताया जाता है कि वो लोग अपने ह्यूमन एंसेस्टर्स को गैदर कर रहे थे। ऑफ कोर्स ये सभी चीज़ें अपने 8 लॉर्ड्स की नज़रों से छिपी नहीं हुई थी। माफ़ करना, आवाज़ अगर आपको स्लो या फिर अलग लगी तो यार आज बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है, इसलिए ऐसी हो रही है। तो चलो चैप्टर पे आते हैं, जिसके साथ लू फेंग यहाँ पे कहता है कि तुमने सही कहा, 2 मेजर फैक्शंस हमारे प्रैक्टिशनर फैक्शंस के खिलाफ खड़ी हो चुकी हैं और वही हमारे सबसे बड़े एनिमी होने वाले हैं। जब तक कि हम उन्हें हरा न दें तब तक हम पूरे के पूरे ऑरिजिन वर्ल्ड्स को डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। अब लॉर्ड जिन भी कहते हैं कि तुमने सही कहा, और वो मन में सोचने लगता है कि ना जाने कब हम पूरे ऑरिजिन वर्ल्ड्स को परमानेंटली डोमिनेट कर पाए। जिसके साथ वो कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि सच में प्रैक्टिशनर फैक्शंस इस मुकाम तक पहुंच जाएगा कि वो सबको प्रोटेक्ट कर सके। जिसके साथ लॉर्ड जिन लू फेंग की तरफ स्माइल करते हुए कहते हैं और वो बोलता है कि लू फेंग, जब मैं एक लॉर्ड बना था तो यार प्रैक्टिशनर फैक्शंस के अंदर सिर्फ 2 ही लॉर्ड्स थे, एक तो अपने ब्रदर युआन थे और एक लौता मैं था। उस वक्त हम लोग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थे और यहाँ की इन्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा हार्श हुआ करती थी। हमारे पूरे के पूरे ऑरिजिन वर्ल्ड्स के 19% टेरिटरीज को दूसरे क्रिएचर्स खा लिया करते थे और हमारे में इतनी पावर्स नहीं थी कि हम उनका अपोज भी कर सके, उनको रोक भी सके। इसलिए ब्रदर युआन ने सभी चीज़ें लगा दी ताकि वो नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन्स को नेचर कर सकें। लॉर्ड जिन लू फेंग की तरफ देख कर कहा था कि मैंने इसी वजह से एक्सेप्शनल सक्सेसर्स को खोजना शुरू किया। लॉर्ड जिन लू फेंग की तरफ देख कर कहता है कि पूरे के पूरे इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस में सिर्फ ह्यूमन एंसेस्टर्स था, जिसकी वजह से वो लोग इस चीज़ से बिलीव किया करते थे। मतलब ह्यूमन एंसेस्टर्स बंदा था जो कि ह्यूमन इन्फिनाइट स्पेस का एक ही ह्यूमन एंसेस्टर हुआ करता था और वहाँ पर सिर्फ अपने युवान और सिर्फ इकलौता जिन ही ऑरिजिन वर्ड्स को कल्टिवेट करने पे कराया करते थे और बाकी के सभी उसको खाने पे तुले हुए थे। और वो लू फेंग से बोलता है कि क्या तुम इसको फील कर पा रहे हो कि ये कैसा लगता होगा। तो लू फेंग इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड करता था, यहाँ तक कि वो प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स और ह्यूमन एंसेस्टर्स के बीच के डिफरेंसेस को सेंस कर सकता था। लेकिन अब लॉर्ड्स वो सभी को राइवल करने के लिए पावरफुल हो चुके हैं, इसी वजह से उन्हें सबके साथ केयरफुली डील भी करना होगा। जिसके साथ लॉर्ड जिन आगे कहानी बताते हुए कहते हैं कि मैंने ब्रदर युआन को कहा कि हमें आई स्पीक फैक्शंस के साथ पूरी तरह से नाते को तोड़ लेना चाहिए, क्योंकि हम एक इमॉर्टल बीइंग है और हमें उनसे फेवर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ब्रदर युआन उन सभी के साथ रहा, उन सभी के फेवर्स को वो लेता रहा, क्योंकि हमें इस प्रैक्टिशनर फैक्शंस को अगर जिंदा रखना है तो उन सब की ज़रूरत थी। और पूरे के पूरे आइस्पिक फैक्शंस में हम लोग अपने टेरिटरीज को एक्सपैंड किए ताकि उन सभी के साथ मिलकर हम एक्सटर्नल खतरे को कम कर सके। जिसके साथ वो ये भी बताता कि इतना तो हम लोग कर लिए थे, लेकिन इन सभी के बावजूद मोगुसी हमारे सोल्स जो कि ऑरिजिन वर्ल्ड्स में मौजूद थे उन सभी को डिवोर करना चालू कर दिया। यहाँ तक इन्फिनाइट सर्पेंट क्लैन वो भी पीछे नहीं हटा था, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते थे। इसी के साथ वो ये भी कहा था कि ब्रदर युआन और मैं एक इकलौते लॉर्ड्स हुआ करते थे, आगे का अब इतनी बड़ी ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स का कैसे मुकाबला कर सकते थे, वो भी इन्फिनाइट सर्पेंट क्लैन के जितने, जिसके अंदर तो ह्यूमन जेस्टर्स भरे पड़े हुए हैं, भले वो इमॉर्टल्स ना हो। जिसके साथ वहाँ पर युआन मतलब अपने जिन आगे बताते हैं कि मैं तो क्लियरली उन सब के खिलाफ युद्ध को छेड़ देना चाहता था, लेकिन ब्रदर युआन ने इसको पूरी तरह से रोक रखा था, क्योंकि अगर हमने इन सभी टाइज को तोड़ा
तो हमारी टेरिटरीज पूरी तरह से एनिलेट हो जाएगी। जो 10% भी बचे हुए हैं वो भी नहीं बचने वाले हैं और हमारे पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि हम इन्फिनाइट वर्ल्ड को इन्वेड भी कर सके और हमारी ये पूरी तरह से कंडीशन और भी ख़राब हो जाएगी। लॉर्ड जिन कंटिन्यू करते हुए कहते हैं कि हमने एंडोर किया, हमने अलायंसेस के साथ कल्टिवेट किया। ब्रदर युआन और मेरे काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स हैं, जैसे आई स्पीक फैक्शंस में 12 इमॉर्टल्स बनेंगे जिसके साथ युआन का रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ करता था और इन्फ्लुएंस के मामले में बिंगफेंग हिनुआन जस्ट नंबर 1 पे आता था तो अपने युआन सेकंड नंबर पे आया करते थे। लॉर्ड जिन ये भी बताते हैं कि जो बंदे आई स्पीक फैक्शंस को ज्वाइन नहीं किए थे वो यार बिंगफेंग हिनुआन एंसेस्टर्स के इन्फ्लुएंस में ज्वाइन कर लिए थे, लेकिन मेरी जो पील कंपैरिजन हैं, मतलब मेरी जो आदतें हैं, हम जानते हैं कि लॉर्ड जिन पूरी तरह से कत्लेआम करके इस लेवल पे आया है तो बंदी में हमेशा आग और नफरत रहा करती थी। तो जिस हिसाब से उसका टेम्पर था तो आई स्पीक फैक्शंस में एक सिंगल दोस्त तक नहीं बना पाया था। जो भी किया था अपने लॉर्ड युआन ने किया होता है, जिसके साथ लॉर्ड लूफेन वहाँ पे कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, वैसे भी यहाँ पर ये सब बातें हैं। अब यहाँ पे लॉर्ड जिन अपने लूफेन से कहते हैं कि बस मैं कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने नेक्स्ट जनरेशन को नेचर करना स्टार्ट किया। मैंने चाहे जितने मेथड्स हो सके उन सबको अपनाया जब तक कि वो एक लॉर्ड को प्रोड्यूस कर दें। मतलब कि इसी वजह से वो कत्लेआम को भी आगे दे रहे थे कि यार तुम कत्लेआम ही करो लेकिन एक नया लॉर्ड बना कर आओ, हमें एक लॉर्ड की काफ़ी सख्त ज़रूरत है। इसलिए वो किसी भी मेथड्स को रोक ही नहीं रहे थे। लेकिन लूफेंग को देखो, लूफेंग कत्लेआम पे बिल्कुल ही रोक लगा दिया होता, जिसके साथ वो लूफेंग की तरफ देखकर कहता लूफेंग मैं तुम्हारे कुछ आइडियाज़ के साथ एग्री नहीं करता हूँ लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी बहुत ही एडमायर करता हूँ क्योंकि तुमने हमारे पूरे के पूरे प्रैक्टिशनर फैक्शंस की किस्मत को चेंज कर दिया है और हमारे पास इतनी पावर्स आ चुकी हैं हम फिर से ऑरिजिन वर्ल्ड्स को यूनिफाई कर सकें। अब यहाँ पे वो लूफेंग के मेथड से काफ़ी ज़्यादा खुश था कि लूफेंग यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका है। सबसे पहले लॉर्ड जिन क्या कहा था कि वही जीता है जो कि सबसे पावरफुल होता है, तो लूफेंग उसी चीज़ को प्रूव करता है क्योंकि लूफेंग ही सबसे पावरफुल होता है। मोर ओवर लूफेंग के ट्रेमेंडस सपोर्ट से पूरी की पूरी अपनी प्रैक्टिशनर फैक्शंस एक ब्रेक थ्रू पे कगार पे आ चुकी होती है। इसके साथ लूफेंग यहाँ पे कहता है कि ये सब तो तुम्हारे इफर्ट्स की वजह से ही हुआ है, जो 7 सीनियर्स थे उसी की वजह से हम इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर पाए हैं। मान लो लूफेंग जिस ऑरिजिन वर्ल्ड में रहा करता था, जिस ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में रहा करता था, अगर वही तबाह हो जाता तो क्या एक लॉर्ड आ पाता? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लूफेंग का शुक्रिया युआन और लॉर्ड जिन को देना चाहिए और बाकी के 5 लॉर्ड्स को भी देना चाहिए क्योंकि उन्हीं की वजह से अपना लूफेंग इतना पावरफुल बन पाया है, जिसके साथ दोनों हंसने लगते हैं और अच्छे से बातें करने लगते हैं। और यहाँ पे भले ही वो एक दूसरे के आइडिया से नफरत करते हों लेकिन उनका एक ही गोल था कि अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस को सबसे ऊपर ले जाना और ऑरिजिन वर्ल्ड्स को प्रोटेक्ट करना, जिसकी वजह से इनमें इतनी अच्छी बनती है। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर युआन और लॉर्ड जिंगमेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे लॉर्ड जिंगमेंग अपने युआन से कहते हैं कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि कैसे मोगुसी की स्ट्रेंथ काफ़ी जल्दी बढ़ती जा रही है, लेकिन ये बंदा इन्फिनाइट वर्ल्ड के अंदर छिपी हुई है। इन्फिनाइट वर्ल्ड एक मिस्टीरियस लैंड है, जैसे अपने लूफेंग की ब्लड एबिस को देख लो तो वो भी एक मिस्टीरियस लैंड है, वैसे ही इन्फिनाइट वर्ल्ड भी एक अपनी अलग ही जगह है जिसे कि इन्फिनाइट सर्पेंट ने ऑक्यूपाई कर रखा, उसको डिफाइन कर रखा, जिसकी वजह से मोगुसी उसी के अंदर जाके बैठा हुआ तो अपने हेल्थ को रिप्लेनिश करने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि मैं ये भी फील कर पा रहा हूँ कि वो हर एक मोमेंट पे पावरफुल होता जा रहा है, लेकिन वो इन्फिनाइट वर्ल्ड में छिपा हुआ है तो मैं भी उसका कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब इन्फिनाइट वर्ल्ड निमरस हिडन एंसेस्टर्स की घर होती है और वहाँ पे मिस्टीरियस लैंड्स भी थी, जिसकी वजह से एडवांटेज होती हैं, तो डायरेक्ट कॉन्फिडेंस लगा पाना ये इम्पॉसिबल होता है। लॉजिंग में वहाँ पे जाते तो वो उस बंदे का वैसे भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे युआन कान कहते हैं कि हमें बस वेट करना होगा जब तक कि वो बाहर निकले। मोगुसी डेफिनेटली ऑरिजिन वर्ल्ड्स को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा और वैसे भी हम वो एक मॉर्टल एनिमी है जो कि काउंटलेस ईयर्स से चलते आ रहे हैं, जिसके साथ लॉर्ड जिमी यहाँ पे रिमाइंड करते हुए कहते हैं कि मोगुसी उसके पास सबसे पावरफुल सोल पाथ हैं जो कि इस पूरे इन्फिनाइट स्पेस में मौजूद हैं। अगर उसके साथ बाकी के हिडन एंसेस्टर जिसके पास सोल पाथ की पावर्स हैं उसके साथ सपोर्ट मिल जाएगी तो वो सच में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा बन सकता है। मतलब लॉर्ड जिमी यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो सभी बाकी के और बंदों के साथ मिलकर अटैक करेगा तो उसकी सोल पावर्स
सच में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाएगी। और वो इस चीज़ को अच्छे से जानते थे और बाकी के लॉर्ड्स भी इस बात को अच्छे से जानते थे, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि कैसे सोल पाथ को कल्टीवेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, क्योंकि किसी ग्रेट डाव को इस तरह से कर पाना ये बहुत ही मुश्किल होता है। इसको सिखाने के लिए भी तो कोई चाहिए ही, जब तक कि उसे कोई सिखाएगा नहीं तब तक कोई एक लॉर्ड कैसे बन सकता है। वैसे बन सकता है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। इसके साथ हमें ये भी बताया जाता है कि इसकी डिफ़िकल्टी बाकी दूसरे पार्ट को काफ़ी ज़्यादा सरपास कर चुकी होती है, और इसी वजह से कोई भी बंदा यहाँ पर सिर्फ अल्टीमेट गॉड किंग रेलम तक भी नहीं पहुँच पाया है अपने सोल पाथ को यूज़ करके, जिसकी वजह से आप लोग समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा हार्ड हुआ करता है। इसके साथ लॉर्ड जी में ये भी कहते हैं कि मोगुसी वो हमारे खिलाफ बहुत ही लंबे अरसे से फाइट करता रहा है, अब वो तुम्हें बहुत अच्छे से जानता है। तुम और लूफेन हमारे इंटायर फैक्शंस के मेन की पॉइंट होने वाले हो, लेकिन मोगुसी लूफेन की पावर्स के बारे में बहुत ही कम जानता है। लूफेन ऑलरेडी 34 लेयर ऑफ अबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस को कॉन्कर कर रखा है, तो उसके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं हो कि वो लूफेन से डील भी कर सकता है। और मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से 90% चांस है कि वो तुम्हें ही टारगेट करेगा। इसको देखकर इवान कहता है कि चिंता मत करो। अब यहाँ पर लॉर्ड जिंगमेंग फिर से कहते हैं, और वो कहीं ना कहीं चिंतित होते हैं। वो कहते हैं कि उसने नम्रस ऐसे ह्यूमन जेस्टर्स के साथ अलाइंस बना ली है जो कि सोल पाथ में बहुत ही अच्छे खासे माहिर हैं। उनकी पावर्स इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हम इसको प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये कहीं ना कहीं अपने युवान फ्यूचर की प्रेडिक्शंस को देखकर ही कह रहे होंगे, तभी वो कह रहे हो कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन उन्होंने कम्प्लीटली फ्यूचर को नहीं देखा। शायद उसमें हमेशा फ्यूचर्स काम नहीं करती हैं, बस वो अंदाज़ा लगा रही कि हाँ वो अटैक करने वाले हैं। लेकिन युवान यहाँ पे उतना नहीं सोचता, उसे लगता है कि ये बंदा क्या ही कर पाएगा। जिसके साथ यहाँ पे बंदा कहता है कि मैं इस दिन का बहुत ही लंबे अरसे से इंतजार कर रहा था और मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। जिसको देखकर लॉर्ड जिंगमेंग बस खामोशी से देखते रहते हैं। जिसके साथ यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें युवान मतलब लॉर्ड जिंगमेंग के चेहरे पे चिंता दिखाई देती है, लेकिन अपने युवान कहते हैं कि चिंता मत करो, मेरा विश्वास करो, उनको कुछ नहीं, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे लॉर्ड जिंगमेंग चिंतित होते हैं। वो यहाँ पे चिंतित थे कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, लेकिन क्या वो एग्जैक्टली नहीं जानते थे, क्योंकि उनके चेहरे के भाव से हमें साफ पता चल रहा था कि कहीं ना कहीं लॉर्ड जिंगमेंग को अंदाजा था कि बहुत ही बुरा होने वाला है। जिसके साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है 8 लॉर्ड्स को, जो कि यार ह्यूमन एंसेस्टर्स के ऑरा को महसूस करते हैं और वो उनका इंतजार कर रहे होते हैं। टाइम पास होता है और पूरे के पूरे इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस में सारे एंशिएंट बीइंग्स इसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे कि इस बैटल में काउंटलेस ओरिजिन वर्ल्ड्स की किस्मत लिखी हुई है। और तभी 8 लॉर्ड्स को पता चल जाता कि वो सभी यहाँ पर आ चुके हैं। बुम, वो जैसे ही वहाँ पे आते हैं वहाँ पे एक वॉइड की रिफ्ट ओपन होती है और वहाँ पर टाइम एंड स्पेस भी पूरी तरह से टूट चुकी होती है। वहाँ पे टोटल में 82 टेरिफाइंग फिगर्स अपीयर होते हैं। पहले सिर्फ 89 थे, लेकिन इस वक्त 82 ही होते हैं, मतलब 7 कम हो चुकी तो और एक तो ऑलरेडी मारा जा चुका होता है। जिसके साथ हमें बताया जाता है कि इसमें टोटल में 14 इमॉर्टल बीइंग होते हैं, जो कि इन्फिनाइट सर्पेंट जेस्टर एंड बिंग फेंग और बाकी से सब तुम लोग समझ सकते हो, मतलब मैं फिर से नाम नहीं ले जाऊंगा। अब यहाँ पे जो बंदे थे ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। नोट देने वाली ये बात है कि इटर्नल लैंड के अंदर टोटल में 30 इमॉर्टल बंदे मौजूद थे, लेकिन सिर्फ यहाँ पे 22 ही ऐसे इमॉर्टल बंदे थे जो कि इस बैटल में पार्टिसिपेट कर रहे थे। मतलब 8 बंदे अभी मिसिंग थे जो कि सिर्फ इस बैटल को दूर से देखने के लिए आए हुए थे। 8 तो अपने लॉर्ड्स ही हो गए। जिसके साथ यहाँ पे बिंग फेंग ह्यूमन जेस्टर्स गुस्से में कहते हैं, ब्रदर युवान, हम एक दूसरे को काफ़ी लंबे अरसे से जानते आए हैं, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम कभी इस मुकाम तक पहुँच जाएंगे। ये सभी तुम्हारे प्रैक्टिस लॉर्ड्स की वजह से हुए, जो कि इतनी ज़्यादा डोमिनेटिंग होने की कोशिश कर रहे हैं। हम ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स ऑरिजिन वर्ल्ड्स को डिवोवर करते हैं और ये हमारे नेचर ही है, लेकिन फिर भी तुम सारे ऑरिजिन वर्ल्ड्स को फोर्सफुली सीज करना चाहते हो, जो कि हमारे सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स के लिए एक ह्यूमिलिएशन जैसा है। आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। यहाँ पे युवान उसकी तरफ देखता है तो वहाँ पे बिंग फेंग ह्यूमन एंसेस्टर तो था, लेकिन यहाँ पर सांजो भी इस बार बैटल को ज्वाइन की होती हैं। अब यहाँ पे वो ग्रे रॉब्स में होती है और उस सांजो के एक्सप्रेशन बहुत ही कातिल तरीके के होते हैं। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि सांजो एक चालू महिला की जैसे हैं, जो कि सिर्फ अपना
फायदा देखती है। अगर तुम्हारा प्यार कभी भी सांजू जैसे लड़की से हो तो मत करना जब तक कि तुम्हें सच्चा प्यार करने वाली ना मिले। मतलब ऐसे ही फिलॉसफी घुसा देनी चाहिए। जिसके साथ यहाँ पे युवान कामनी कहता कि मैं समझता हूँ कि तुम ओरिजिन वर्ल्ड्स को डिवोर करना चाहते हो, लेकिन हम प्रैक्टिशनर जब तक हमारे पास स्टूडेंट है तो हम नेचुरली रेसिस्ट करते ही जाएंगे। प्रैक्टिशनर्स इसके बारे में सोचेंगे नहीं। जब तक हमारे पास एबिलिटी है हम लोग बचाएंगे, और हमने ऑलरेडी ये कसम कहा रखी है कि हम लोग ओरिजिन वर्ल्ड्स को ही प्रोटेक्ट करेंगे और बाकी के आगे हम लोग उसके बाद अपने टेरिटरी को एक्सपैंड नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी तुमने इन सब के बावजूद यहाँ पर इसके खिलाफ विरुद्ध युद्ध छेड़ दिए। अब यहाँ पे तुमने इतना कर दिया तो सिर्फ वॉर ही इसका जवाब है। जिसके साथ दोनों साइड एक दूसरे की तरफ देखने लगता है। एक तरफ तो 82 ह्यूमन एंसेस्टर्स थे जो कि पहले के मुकाबले कम थे, लेकिन उनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ पहले के मुकाबले ज़्यादा होती है, जिनमें 9 मोर इमॉर्टल बीइंग्स आ चुके थे जो कि आइसपीक फैक्शन से ही आए हुए होते हैं, और कुछ तो लोअर फैक्शन से भी आए हुए होते हैं जिसमें पावरफुल ह्यूमन एंसेस्टर्स मौजूद थे। वे सभी अपने 8 लॉर्ड्स को पूरी तरह से तबाह करने के लिए आए थे। 8 लॉर्ड्स में सिर्फ 8 बंदे थे, ऑफ कोर्स 8 ही होंगे जो क्या और रेस टॉप 20 में अंदर रहा करते थे। जिसके साथ इन्फिनाट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर सबसे बड़ा मैं कहूँ तो यही मेन विलन ही है। मतलब बंदा बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, मतलब बेवकूफ़ नहीं कह सकता कि ये इस जगह का मेन विलन होने वाला है। मेन विलन यहाँ पे 2 हैं, इन्फिनाट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर और बिंग फैंग ह्यूमन एंसेस्टर। जहाँ पे इन्फिनाट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर नंबर 1 पे आता है, बिंग फैंग वो बस घी में आग डालने का काम करेगा, जो कि एक सिर्फ लेडी के पीछे ही छुप कर रह सकता है। जिसके साथ यहाँ पे इन्फिनाट सर्पेंट मैनचेस्टर कहता है कि जबकि नेगोशिएशंस कुछ भी नहीं होने वाला है तो चलो S20 डिसाइड करने वाली। जिसके साथ जैसे ही वो कहता है सारे 82 मैनचेस्टर्स अपने फाइटिंग पोजीशंस में आ चुके थे, सारे अपने प्रोटेक्टिव और लाइफ सेविंग फॉर्मेशंस को ले आते हैं। इसके अंदर 3 सॉवरेज भी मौजूद था जो कि विंड थंडर से था, और ये कह सकता है कि सबसे चालू बंदा होता। मतलब इन सबसे कुछ ज़्यादा ही नफरत है मुझको भी और आपको भी होगी, क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही घी में उंगली किया करा करते हैं। उसके साथ यहाँ पे मैं दिखाया जाता है कि वो लोग अपने डिफेंसिव फॉर्मेशन साथ में वो सोल वाले फॉर्मेशन जितने भी फॉर्मेशन हम सबको क्रिएट कर चुके होते हैं। और हमें ये भी बताया जाता है कि यार वो ऐसे बंदे थे कि जो कि कमज़ोर तो थे लेकिन उनकी डिफेंसिव फॉर्मेशंस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। हर एक इन्वेंचर्स के डिफेंसिव पावर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। और यहाँ पे ये भी बताया जाता कि लॉर्ड मोमन को छोड़कर यहाँ पे सारे ह्यूमन एंसेस्टर्स पावरलेस हुआ किया करते थे फाइट के मुकाबले। अब यहाँ पे इस मोमेंट पे जो 3 कंपोनेंट्स हुआ करते थे वो फॉर्मेशन से बने हुए होते हैं, और फॉर्मेशन जो कि आपको ऑलरेडी पता है तो इसके बारे में एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बम बम बम। यहाँ पे सबसे पहला मोगुसी अपने सब ऑर्डिनेट जो कि बाकी सब बंदे थे 6 बंदे थे तो जिसका मैं नाम नहीं लेने जाऊँगा, उन सभी के साथ वहाँ पे अपने पावर्स को यूज करता है और कंबाइन अटैक करता है। इस सोल पाथ के अंदर मोगुसी पाइनिकल पे जा चुका था और सारे 6 रिमेनिंग बंदे थे वो उसके 2nd लेवल पे आ सकते हैं, ऐसे कह सकते हो। मतलब बंदा फर्स्ट है तो बाकी 6 बंदे 2nd लेवल पे आया करते थे। जब सातों लॉर्ड्स मतलब सारों ह्यूमन एंसेस्टर्स एक साथ मिलकर अपने अटैक को करते हैं तो अपने 8 लॉर्ड्स के ऊपर प्रेशर बढ़ता है और यहाँ पे सभी अपने पावर्स को कंबाइन करना शुरू करते हैं। युद्ध शुरू हो चुका था और तभी वो अपने सोल टेक्निक को यूज करता है जो कि बिल्कुल ही साउंडलेसली था, और वो अपने युवान के माइंड के अंदर इन्वेड कर देता है और ये अटैक सिर्फ युवान को ही इन्वेड करता, टारगेट करता है। अब युवान जो कि फॉर्मेशंस के अंदर था वो अपने पावर्स को सातों लॉर्ड्स के साथ शेयर कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर न जाने वो एकदम से फ्रीज हो जाता है, एकदम से वो जमा का जमा रह जाता है। उसकी आंखें बिल्कुल ही सफ़ेद हो जाती है और उसकी फॉर्मेशंस के ऊपर से कंट्रोल ही चली जाती है। इसको देखकर लॉर्ड वुलान कहता है कि ये क्या हो रहा है, और सभी लॉर्ड्स यहाँ तक कि 7 लॉर्ड्स वो सभी अब उन सबकी दिल कांप जाते हैं और कहते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं हुआ। जिसके साथ यहाँ पे उन सबको पता चल जाता है कि कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि उनकी कोऑर्डिनेशन एकदम से टूट चुकी है। और यहाँ पे जब तक युवान नहीं होंगे तो अपनी लॉर्ड्स बिल्कुल ही रेत की दाने की तरह छितर जाएंगे, वो सिर्फ सिंपल कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे। अब उनकी कंबाइंड S20 वो लगभग 30% पावर्स तक जा चुकी थी, 70% ड्रॉप हो चुकी, जो कि बहुत ही मैसिव फॉल होता है। बूम धमाके होते हैं और चारों तरफ से टेरिफाइंग अटैक्स अपनी लॉर्ड्स के ऊपर आना शुरू करते और बिना किसी युवान के कोऑर्डिनेट्स के उन सबके ऊपर एकदम से भयंकर
वाली प्रेशर आना शुरू हो जाती है और ये प्रेशर सबको झकझोर दे रही होती है। ये बैटल फॉर्मेशंस वो अपने कोलैप्स पे आ चुकी होती है, जिसको देख कर लॉर्ड वुलन कहते हैं कि डैम इट, ऐसा कैसे हो सकता है। वो अपने उन सारे अटैक्स को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन बिना फॉर्मेशंस कोऑर्डिनेट्स के सारे टेक्निक्स उनके ऊपर से भी स्लिप होके जा रहे होते हैं। लू फेंग वहाँ पे अपने रेड इम्बॉडिड पैटर्न्स को यूज़ करके उन सारे अटैक्स को भी रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर अटैक्स कुछ ऐसे भी थे जो कि लू फेंग रोक ले रहा था, लेकिन कुछ अटैक्स ऐसे थे जो कि ह्यूमन एंसेस्टर्स रोक ही नहीं पा रहे होते, उसको इन्वेड नहीं कर पाता। लू फेंग के हाथों से भी वो स्लिप होकर बाकी से लगने लगते, जिसको देखकर लॉर्ड वुमेन अर्जेंटली अपने थॉट्स को जिंगमैंग से कहता कि जिंगमैंग हमें क्या करना चाहिए। अब उसकी फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा कमजोर हो रही, तो अपने लॉर्ड्स की फॉर्मेशन एकदम से वीक हो चुकी थी। चाहे कोई भी उनकी मेथड्स क्यों नहीं यूज़ कर ले, वो 82 लॉर्ड्स के कंबाइंड 82 ह्यूमन एंसेस्टर्स के कंबाइंड पावर्स को नहीं सह सकते थे। यहाँ तक कि लू फेंग अकेला क्या ही करता जब तक कि युवान उसके साथ ही नहीं होता। लॉर्ड जिंगमैंग जल्दी बोलते कि जिंगमैंग हमें क्या करना चाहिए, और इस मूवमेंट पे लॉर्ड जिंगमैंग काउंटलेस फ्यूचर ब्रांचेस को ऑब्जॉर्व करने लगते हैं ताकि वो सॉल्यूशंस को ढूंढ पाए। और तभी बम लू फेंग का मेन कॉमेट क्लोन वहाँ पे इग्नाइट होने लगता है और अपने ब्लेड टेक्निक्स को डिप्लॉय करता है, फाइट करने के लिए नहीं बल्कि वो डिफेंस के लिए यूज़ करता है, जिसको देखकर लॉर्ड जिंगमैंग वहाँ पे जल्दी से कहते हैं कि युवान को लो और जल्दी से यहाँ से निकलो, हम लोग ज़्यादा देर तक यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते, हमें इंडोर करना होगा जब तक कि युवान अपने कॉन्शियसनेस को गेन न कर ले, अदरवाइज हम लोग फाइट नहीं कर सकते हैं। जिसको देखकर लू फेंग अपने कॉम्पेनियंस को हमेशा अपने पीक परफॉर्मेंस पर रखता है और फ्रिक्वेंटली अपने फॉरबिडन टेक्निक्स को यूज़ करके सबको दूर हटाने की कोशिश कर रहा होता है और पूरे बैटल फॉर्मेशंस को अकेला संभाल रहा होता है। लेकिन युवान जो कि हिडन रूल सर्कुलेशन पार्ट को यूज़ करता था, वो अपने पूरे के पूरे फॉर्मेशन पावर से यूज़ करके 3 से 4 टाइम्स पावरफुल बना दिया करता था और बिना किसी युवान के लॉर्ड्स को कोई भी चांसेस होते ही नहीं है, वो अपने कोलैप्स पे ही चले जाते थे। फर्स्ट अटैक में ही वो अपने कोलैप्स पे जा चुके थे, जिसको देखकर लू फेंग कहता कि चलो निकलो। लू फेंग अपने मेन कॉम्बैट क्लोन को बर्न करना शुरू करता, अपने सारे साथियों के साथ वहाँ से निकलने लगता है। लॉर्ड जिंगमैंग, लॉर्ड वुमेन, लॉर्ड बिंगवन सारे लॉर्ड्स अपने लू फेंग के स्टूडेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, लेकिन इसी मूवमेंट पे सारे लॉर्ड्स वहाँ पे अपने लू फेंग के पावर्स के अंदर मर्ज होते हैं और लू फेंग अपने ब्लड शैडो ब्लेड से एक एज बनाता और सामने की तरफ अटैक करता ताकि वो यहाँ से निकल सके, सामने जो भी उन्हें रोकने की कोशिश कर सबको काटते हुए आगे जा सके। वो लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन हमें दिखाया जाता है ह्यूमन एंसेस्टर्स को जो कि कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो। हमें दिखाया जाता है कि ह्यूमन एंसेस्टर्स के साइड में 20 हाईएस्ट लेवल पावर्स के बंदे थे जो कि ब्लॉक और रेस्ट्रेन करने की पावर्स को पोजेस करते थे और वो सभी लू फेंग और उसके कंपेनियंस को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पे वर्ल्ड पावर, इन्फिनाइट वर्ल्ड पावर, टाइम स्पेस कंट्रोल पावर्स, एंडलेस आइस पावर ऑफ वर्ल्ड सी, डार्क क्लाउड्स और बाकी सारे पावर्स यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। ये 12 हाईएस्ट लेवल पावर्स लू फेंग को बांध कर रखना चाहते हैं ताकि वो उन्हें कंप्लीटली ओवरविन करके हरा सके और दिखा दे कि यहाँ का नंबर 1 चैंपियन कौन है। तो यहाँ पे मैं एक थ्योरी देना चाहता हूँ कि फिलहाल में लू फेंग अपना खुद का बलिदान देगा। लू फेंग यहाँ पे क्या करेगा कि लू फेंग उन सभी को आगे भेज देगा सेफ और लू फेंग अकेला ही उन सभी के बीच में फंस जाएगा और कहीं ना कहीं लू फेंग इसके बाद अपनी पावर्स को शोकेस करेगा। लू फेंग की पावर्स काफ़ी भयंकर वाली और अकेले वो 82 ह्यूमन एंसेस्टर्स से फाइट करने के लिए आगे जाएगा। कहीं ना कहीं अगर ऐसा हुआ तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही भयंकर वाली फाइट देखने को मिलेगी। फिलहाल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।